हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। वेलकम टू 20 डेज प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप बोर्ड की तैयारी करते हो और ये श्योरिटी के साथ करते हो कि इस बार तो बोर्ड में 95% आराम से आ जाएंगे। तो यहां पर हम सिर्फ बोर्ड को फोकस करने वाले हैं। अगर आपके पास 20 दिन आप अगर ये सीरीज देख लेते हैं तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आप 95% आराम से स्कोर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 20 डेज प्लेज में और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। लगातार क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड में पेपर आए और सॉल्यूशन से क्वेश्चन ना हो। तो सॉल्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। यहां पर अपन उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 पेपर में आपसे पूछे जाएं। हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उन टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनने वाला है। जिसको भी एक गलतफहमी है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो भाई हटा दो इस गलतफहमी को, क्योंकि अपन सिर्फ उन टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतनी लेट 20 डेज प्लेस क्यों, कई सारे उन्होंने तो भाई बहुत पहले निकाल दी थी 20 डेज प्लेस, ठीक है। अब लेकिन यहां पर हमने बहुत सोचा, बहुत एक्सपेक्ट क्वेश्चंस निकाल के लाए आपके लिए जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कि भाई हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम ये चाहते हैं कि हम 80 या 70 या 90% क्रॉस कर जाएं। जो बच्चे अभी तक पास होते आ रहे हैं 12th में, ठीक है, 12th में जो भी आपने पेपर दिए थे, अगर आप उनमें पास होते आ रहे हैं तो आप आराम से 95% ला सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जो बच्चों ने 11th नहीं पढ़ी है, 12th नहीं पढ़ी है, वो भी बहुत आसानी से 70 to 80% मिनिमम ला सकते हैं। अगर आपने 20 डेज प्लेस पूरी देख ली, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आप गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड में मचाने वाले हो भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, सॉल्यूशन। अब बात सबसे पहले ये आती है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, जैसे कि समझो आप नींबू पानी पीते हो यार, नींबू पानी में जो शक्कर होती है, जो शुगर होती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है वाटर के अंदर, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपके अगर फैमिली मेंबर ने किसी में बनाया और प्रॉपर स्टर करा है तो वो होमोजीनियस रहेगा नींबू पानी। तो होमोजीनियस का सिंपल सा मतलब क्या कि कोई चीज यूनिफॉर्मली अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसे आप होमोजीनियस बोलते हो। तो सॉल्यूशन भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का। अब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में एक कंपोनेंट फिक्स है कि एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा और बाकी के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो एज अ सॉल्यूट काम करेंगे। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में एक कंपोनेंट फिक्स हो गया क्या, सॉल्वेंट, बाकी के जितने बचे कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, सॉल्यूट। दोनों को मिला दो, क्या बन गया, सॉल्यूशन। मतलब एक बात साफ है कि सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा, दोनों को मिला रहे हो, आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। किस तरह से, जैसे कि आप समझे आपके पास एक बीकर है जो आपने ब्लैक तरीके से बनाया हुआ है, वो है आपका सॉल्वेंट। क्या है भाई साहब, सॉल्वेंट। और जो आपका ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है वो क्या है, आपका सॉल्यूट। वो क्या है, आपका सॉल्यूट। इन दोनों को मिला दिया, आपका क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, आपसे क्या सवाल पूछे कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसे बताने के लिए हमारे पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा जो मतलब है
जो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो हमें यह बता सकें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है या सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसे बताने के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहली जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है सॉल्यूशन में वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक बात बहुत आराम से समझ लें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें यह बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो आता है मोलरिटी, जिसे आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो। लगातार यहां से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल या डेफिनेशन, ये ध्यान रखेंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू आप किस तरह से डिफाइन करते हो, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और आप जानते हो क्लास 11th में अगर थोड़ा सा धुंधली धुंधली यादें अगर आपके पास हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिखते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं वेट के टर्म में कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये पूरा बिल के क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसे याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आपको ये मेन फॉर्मूला आता है तो इसे सिर्फ वेट के टर्म में कन्वर्ट कर लेना, ये अपने आप बन जाएगा। इसे याद रखने की जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन फॉर्मूला याद रखना है और मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए सिर्फ। अब ये मोलरिटी तो फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें फील नहीं आया कि एक्चुअल में मोलरिटी होती क्या है, किस तरह से डिफाइन करते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे कि यार कोई कहे आपसे कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये ठीक है, कोई आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज इसकी जो मोलरिटी गिवन है वो क्या है, 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। क्या है ये, 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। कि 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन से मुझे सॉल्यूट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है या सॉल्वेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, चलिए देखते हैं। जैसे कि जब मुझे मोलरिटी को डिफाइन करना है, सपोज जैसे कि समझें कि आप जानते हो कि हमारे यूट्यूब पर दो बहुत फेमस से चैनल हैं, एक अनअकैडमी है भाई, ठीक है, और एक वेदांतु है और एक और है फिजिक्स वाला, ठीक है, जिसने सबकी वोट लगा के रखी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर समझे जैसे कि एक अनअकैडमी है, एक वेदांतु है और एक ये फिजिक्स वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर समझें कि अगर अनअकैडमी और वेदांतु को बराबर होना है, इक्वल होना है भाई, ठीक है, यूट्यूब पर पूरा एकदम कब्जे जमा के रखना है अनअकैडमी और वेदांतु को, तो जो फिजिक्स वाला है उसे क्या करना पड़ेगा, यूनिटी होना पड़ेगा भाई, उसे क्या होना पड़ेगा, यूनिटी होना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो फिजिक्स वालों को क्या करा, यूनिटी पुट कर दिया। मैं जस्ट रेजर, ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूं, कोई सीरियस मत हो जाना इस बात पर कि भाई, ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक मजाक में ले लिया, ठीक है। अनअकैडमी और वेदांतु को बराबर करना है तो फिजिक्स वाला को यूनिटी पुट कर दो भाई, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ही समझो कि अगर मुझे दो न्यूमरेटर जो टर्म्स है उन्हें बराबर करना है, कि इससे और इसे बराबर करना है, मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मुझे बराबर करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर समझे कि 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, ये हल्के में ले लेना भाई थोड़ा सा, है ना, सीरियस मत हो जाना इस बात पे कि सर वेदांतु अनअकैडमी फिजिक्स वाला, ठीक है, तो फिजिक्स वाला सर की बात ही अलग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अपन इनको इसका एक्चुअल मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई, बराबर करने हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूनिटी पुट करना पड़ेगा। तो 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का जो मतलब हुआ है, एक्चुअल मतलब वो ये हुआ है कि यहां पर 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मोलरिटी की वैल्यू कितनी थी, 5, इन दोनों को बराबर करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या पुट कर दिया, 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो गए, मोलरिटी के बराबर हो गए। तो 5 मोलर का मतलब हुआ 5 मोल्स ऑफ H2SO4, सॉल्यूट क्या है, H2SO4, जो कि प्रेजेंट है किसमें,
1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वही हो जाएगा 5 मोल H2O सॉल्यूशन का मतलब 5 मोल H2SO4 के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। बस आपको क्या करना है, मोलरिटी में 5 पुट कर दो, इन दोनों को बराबर करना है, इसको यूनिटी कर दो, डिनोमिनेटर को, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसका मतलब निकल जाएगा कि 5 मोल H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब 5 मोल H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ये इसका एक्चुअल मतलब है। मैंने कहा था आपसे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपका जो सॉल्यूट है वो 5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का काम होता है। ये पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी, जिसे आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो। मोलैलिटी को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखें यहां पर सॉल्वेंट का वेट है वो भी केजी में, ठीक है। आप ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर वॉल्यूम आता है, लेकिन यहां पर आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे कम करोगे ये इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन आपकी जो मोलैलिटी है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी मोलैरिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी, लेकिन मोलैलिटी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम फैक्टर यूज होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होंगे, और जिनमें वॉल्यूम फैक्टर यूज नहीं होता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यहां पर अगर वॉल्यूम आ रहा है या आगे भी अगर वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर चेंज करोगे उनकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाओ कम करो कोई मैटर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपके बोर्ड 2021 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। आपको मोलैलिटी दिखेगा, डायरेक्ट टिक मारना है भाई, ठीक है। ये ध्यान रखें ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका भी एक्चुअल मतलब समझते हैं, जैसे कि समझें कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, राइट, ये सॉल्यूशन है, आपसे कहे कि ये आपका 5 मोलल यूरिया सॉल्यूशन है, 5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन बनाया आपने, एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में यूरिया को मिलाया है। क्या बनाया है, पानी में यूरिया को मिलाया है भाई, तब ये सॉल्यूशन बना है, यूरिया सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है। अब यहां पर इन दोनों को समझते हैं, अगर मोलैलिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बराबर करना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या पुट करना पड़ेगा, यूनिटी पुट करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 kg हो जाता है तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, 5, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, यूरिया, मतलब 5 मोल यूरिया के प्रेजेंट हो जाएंगे 1 kg वाटर में, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब हुआ है कि 5 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 5 मोल यूरिया के प्रेजेंट हैं 1 kg वाटर के अंदर, ये इसका एक्चुअल मतलब हुआ यार। और ये हमारा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी यहां पर खत्म होता है। मोलैलिटी में ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलैलिटी में ये फॉर्मूला याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आपको क्या करना है, साथ साथ में एक कॉपी लेकर बैठना है, जो भी यहां पर लिखा हुआ है आप जल्दी से नोट डाउन करते रहें पोज करके, जिसके आपके पास एंड में आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाए। आप अगर डेली वीडियो देख रहे हो आपकी वीडियो थोड़ी अंदर जाएगी भाई, कुछ तो होना चाहिए ना रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं भाई, ये ध्यान रखें। आप अगर पीडीएफ में नोट्स ले रहे हैं उनका कोई भी लॉजिक नहीं है आपकी जिंदगी में, इस बात का ध्यान रखें। बहुत इमेजिनेशन में आप जी रहे हैं, ठीक है। तो रियलिटी में आइए, अपने हाथ पर तो अपने जो मेहनत है भाई उस पर विश्वास रखिए और बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आइए, ठीक है। तो ये दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या निकलता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है यार। मोल फ्रैक्शन को आप डिफाइन करते हो मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एक्स से,
ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें। जैसे समझे हमारे पास एक बीकर है जिसमें अपन ने एक सब्सटेंस, एक कंपोनेंट ए भर के रखा हुआ है। ए पूरा प्योर है, मतलब यहां पर सिर्फ ए के ही मोल्स होंगे। सपोज ए के मोल्स कितने हैं, Na है, ठीक है। एक और दूसरा कंपोनेंट है जो जिसमें अपन ने प्योर बी भर के रखा हुआ है, मतलब यहां पर सिर्फ बी के ही मोल्स होंगे भाई। यहां पर सिर्फ ए के मोल्स और यहां पर बी के मोल्स हैं। अब आपने क्या करा, इन दोनों बीकर को लिया और मिक्स कर दिया भाई, ये उठाया और इसमें डाल दिया। अब आपने ये मिक्सचर बना लिया। ये क्या बना लिया आपने, एक मिक्सचर तैयार कर लिया जिसमें ए भी है और बी भी है। मतलब यहां पर इस लिक्विड में ए के भी मोल्स होंगे और बी के भी मोल्स होंगे। तो मोल फ्रैक्शन हमें यही बताता है कि इस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट के कितना मोल फ्रैक्शन है, किसका कितना मोल फ्रैक्शन आ रहा है। जैसे कि अगर हमें इस मिक्सचर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो x ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो x ए इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितने, Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की अगर बात करें तो वो कितना होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। और जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम है, मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर देखो यार कि Na प्लस Nb को अगर मिला दोगे तो टोटल मोल्स तो आपके पास आएंगे ही ना। तो याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। XA प्लस XB इक्वल टू 1। मतलब आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हो कि XA इक्वल टू क्या, 1 माइनस XB, या XB इक्वल टू क्या, 1 माइनस XA। ये भी सही है भाई, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछे दो कंपोनेंट का, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का निकालोगे और 1 में से माइनस कर देना, सॉल्वेंट के आ जाएंगे, या सॉल्वेंट का निकाल के 1 में से माइनस कर देना, सॉल्यूट के आ जाएंगे। दोनों के कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लें। नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की, परसेंटेज के टर्म में। परसेंटेज के टर्म में मतलब 100 में कितना, जैसा आप निकालते हो ना कि आपके बोर्ड्स में 100 में से कितना परसेंट आएगा। सपोज 95% आएगा, अज्यूम कर लो, अच्छा लगता है बेटा, ठीक है। या 95 से ज्यादा भी अज्यूम कर सकते हो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सर मन में लड्डू फूटा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मतलब 100 में कितना, ये बताने की कोशिश करता है। जैसे सबसे पहला आता है परसेंटेज बाय मास, जिसे आप W/W परसेंटेज से डिनोट करते हो। तो ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे आप V/V परसेंटेज से डिनोट करते हो, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड होता है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, जैसे आप W/V परसेंटेज से डिनोट करते हो, वो किसके बराबर आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो वेट पुट करोगे वो ग्राम में और वॉल्यूम जो पुट करोगे वो ml में। यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर वेट और यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। ग्राम में पुट कर रहे हो तो ग्राम में दोनों होना चाहिए, केजी में पुट कर रहे हो तो केजी में दोनों होना चाहिए। यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट सेम होनी चाहिए। ml में है तो ml में पुट करो, और अगर लीटर में पुट कर रहे हो तो लीटर में भी पुट कर सकते हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनका एक्चुअल मतलब क्या हुआ है, जैसे कि कोई कहे कि 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है। जैसे अपन ऊपर वाले टर्म को बराबर करते थे, अगर यहां पर ऊपर वाले टर्म को बराबर करने की सोचते हैं कि परसेंटेज बाय मास और वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर बराबर करने की सोचते हैं, तो पहले अपन क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था उसे यूनिटी पुट करते थे। लेकिन यार यहां पर एक चीज देखो, यहां पर 100 आ रहा है, अगर मैं इसे यूनिटी पुट कर दूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। बराबर करना है तो 100 को कैंसिल करना पड़ेगा। इस 100 को किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अगर अपन 100 ले लेते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और दोनों जो न्यूमरेटर हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अपन ने वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या पुट कर दिया, 100 ग्राम पुट कर देंगे, तो जो हमारा परसेंटेज बाय मास रहेगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। तो 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम पुट कर दो, तो जो परसेंटेज बाय मास है कितना है 20, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 20 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा कितने में, 100 ग्राम
सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली ना दोस्त, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ले लो, ठीक है, लेकिन कोड वर्ड में दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि ऐसा समझे 40% बाय WIV यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ। अब यहां पर समझो, अगर इन दोनों को यूनिटी, इन दोनों को बराबर लाना है तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml पुट करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ के बराबर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ml के बराबर हो गया और वेट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें यह पता होना चाहिए कि 40 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। कोई आपसे पूछे भाई मोलरिटी निकालो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में पुट करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो मतलब यहां से आपको कन्वर्जन करवाता है, मतलब एक में दे देगा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कि भाई सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन WIV में गिवन है, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी। मतलब ये कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्त। अगर ये कन्वर्ट करना आ गया, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ बहुत रफ्तार में खेलने वाले हो, ठीक है। तो यहां पर इनको पॉइंट को समझना जरूरी है, बस न्यूमरेटर को बराबर करना है, तो किसी भी तरीके से इनको कैंसल आउट, 1 यूनिटी आना चाहिए भाई, किसी भी तरीके से नीचे जो बचना चाहिए वो यूनिटी बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आप बोल रहे हो कि बाबा जी पीपीएम नहीं पढ़ाया, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन से आप जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त। मतलब अगर 100 बार आप बोर्ड के पेपर देखते हो तो 95 से ज्यादा बार इन 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन है, 5 बार आपका पीपीएम मान सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, चांसेस भी बहुत कम है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 20 डेज प्लेज में सिर्फ अपन बोर्ड 2021 को फोकस कर रहे हैं, कहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहां पर खत्म हुआ दोस्त, ठीक है। अब बात आती है कि इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे, किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे, किस तरह से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।